नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अवकर्षण, प्रकृति और प्रकार का अध्ययन करेंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेचर एंड टाइप्स। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण अवकर्षण क्या है, पर्यावरण अवकर्षण की प्रकृति एवं उसके प्रकार, इसमें भौतिक या प्राकृतिक प्रकृति, इसके अंतर्गत सूखा, बाढ़, मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, वन अग्नि आदि बिंदुओं का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है इंट्रोडक्शन। पर्यावरण की रचना भौतिक और जैविक घटकों से होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ स्थित वातावरण, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के समस्त फिजिकल और बायोटिक, जैविक और भौतिक तत्व शामिल होते हैं। पर्यावरण उन सभी दशाओं का योग है जो कि समस्त जीवधारुओं के जीवन और विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरण के विभिन्न घटक परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहकर सम्मिलित होते हैं। इन घटकों का पर्यावरणीय तंत्र पर सदैव निश्चित संतुलन बना रहता है। प्रकृति के किसी भी एक घटक में होने वाला परिवर्तन अन्य घटकों को प्रभावित करता है। एक सीमा तक पर्यावरण तंत्र में होने वाले असंतुलन की क्षतिपूर्ति प्रकृति द्वारा स्वतः हो जाती है, किंतु अत्यधिक परिवर्तन होने की स्थिति में संपूर्ण पर्यावरण असंतुलित होने लगता है। मानव पर्यावरण का अभिन्न अंग है। अपने जन्म के साथ ही मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लग जाता है। मानव के विकास के साथ ही ये उपभोग बढ़ता गया है। औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के साथ होने वाले अत्यधिक दोहन से पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब आता है पर्यावरण अवकर्षण। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है क्या? पर्यावरण अवकर्षण, पर्यावरण ह्रास, पर्यावरण अपकर्षण, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निमीकरण आदि शब्दावलियों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है। ये विभिन्न शब्द पर्यावरण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रूप में किए जाते हैं। अवकर्षण या निम्नीकरण शब्द का प्रयोग भूगोल में प्रारंभ से ही स्थल आकृतियों के संदर्भ में किया जाता है। इससे अभिप्राय भौतिक प्रक्रमों, जो डेविस पेन के हमने जो प्रक्रम पर अवस्था प्रक्रम वाले जो सिद्धांत पढ़े हैं, भूतरस रामते निम्नीकरण होता है, घिस घिस कर वो नीचे हो जाता है, समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। पर्यावरण के संदर्भ में इससे अभिप्राय किसी क्षेत्र में पर्यावरण विनाश की ऐसी प्रक्रिया से है। वहाँ पर तो धरातल के नीचे होने से है आपका, और यहाँ पर पर्यावरण के विनाश की प्रक्रिया से है। जबकि भौतिक वातावरण में एक या अधिक तत्वों की भौतिक प्रकृति में ह्रास, कमी या गुणवत्ता में कमी हो जाती है। जबकि प्राकृतिक या मानवीय कारणों से पर्यावरण के किसी घटक के अनुपात या गुणवत्ता में परिवर्तन आता है, तो हम अपने भौतिक गुणों के विपरीत प्रभाव डालने लगता है। पर्यावरण की इसी परिवर्तित स्थिति को पर्यावरण अवकर्षण कहा जाता है कि जब उसमें क्वालिटी में गिरावट आ जाती है तो उसका दुष्प्रभाव सामने आने लगता है, और इसको हम पर्यावरण अवकर्षण बोलते हैं। अन्य शब्दों में मानवीय क्रियाकलाप द्वारा पर्यावरण की आधारभूत संरचना में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में इस सीमा तक ह्रास हो जाना ही जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। पर्यावरण अवकर्षण के कारण पारिस्थितिक असंतुलन या पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो जाता है। पर्यावरण अवकर्षण की प्रकृति एवं प्रकार, कि इसकी नेचर किस प्रकार की है। प्रकृति में पर्यावरण अवकर्षण विभिन्न स्वरूपों में परिलक्षित होता है। कहीं पर यह प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों के सामूहिक प्रभाव का परिणाम होता है, तो कहीं मानवकृत या प्रकृतिजन्य होता है तथा परस्पर प्रभावित करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से पर्यावरण अवकर्षण के दो प्रकार या दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय अवकर्षण। सर्वप्रथम आता है भौतिक या प्राकृतिक अवकर्षण।
प्रकृति में अनेक क्रियाएं या भौतिक प्रक्रम पर्यावरण अवकर्षण का कारण बनती है। यद्यपि प्राकृतिक कारकों विशेषकर चरम घटनाओं द्वारा ही प्राकृतिक पर्यावरण की संरचना में परिवर्तन होते हैं, किंतु सामान्यतः इनका प्रकृति द्वारा ही प्रतिसंतुलन हो जाता है। पर्यावरण अवकर्षण उत्पन्न करने वाली इन गतिविधियों से अनेक बार विश्वव्यापी परिवर्तन हो जाते हैं। प्रकृति की इन क्रियाओं को प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। प्राकृतिक प्रकोप, आपदा या आघात कहा जाता है। यदि पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकोपों का सिलसिला आदिकाल से चला आया है, किंतु वर्तमान में इनकी आवृत्ति, प्रभाव, विस्तार और सघनता में वृद्धि हुई है। इनके कारण जीव जगत संकट में पड़ जाता है तथा अपार हानि होती है। पर्यावरण अवकर्षण के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक गतिविधियों में सूखा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, अपरदन, चक्रवात, वन अग्नि और मरुस्थलीकरण प्रमुख हैं। ये भौतिक अवकर्षण कह सकते हैं उनको, या भौतिक अवकर्षण के प्रकार हैं। नंबर 1 है सूखा। पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है। जल की प्राप्ति मुख्यतः वर्षा से होती है और वर्षा से वायुमंडल तथा मृदा की नमी बनी रहती है। सतही एवं भूगर्भिक जल स्रोतों को जल की आपूर्ति होती है। समस्त जीवधारियों की जैविक क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। अल्प वर्षा सूखे का कारण बनती है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में वर्षा सामान्य से 26 से 50% कम होती है तो सामान्यतः सूखा कहते हैं, तथा इससे भी कम वर्षा होने पर भयंकर सूखा या अकाल कहते हैं। और किसी क्षेत्र में सूखे की पुनरावृत्ति होने पर इसको भयावहता बढ़ जाती है। सूखा व अकाल के तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। अनावृष्टि के कारण सतही एवं भूगर्भिक जल का अभाव हो जाता है। वनस्पति एवं प्राणियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। कृषि कार्य संभव नहीं होता। भूख एवं प्यास से प्राणी मरने लगते हैं। आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। इसमें लाखों लोग, पशु भूख एवं प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अनाज, जल व चारे की एक साथ कमी होने पर इसे त्रिकाल की संख्या दी जाती है। संपूर्ण विश्व के 25% भाग प्राय सूखे की चपेट में रहते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इथोपिया सहित अफ्रीका के कुछ भागों में पड़े भीषण अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में वर्षा की अनिश्चितता के कारण प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी भाग में अकाल व सूखे की आपदा आ जाती है। अकाल एवं सूखे में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य राजस्थान है। सूखे व अकाल के लिए प्राकृतिक कारकों के साथ ही कुछ सीमा तक मानवीय क्रियाकलाप भी उत्तरदायी है। इनमें वनों का विनाश, भूमिगत जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, सतही जल के प्रबंधन का अभाव, अनियंत्रित पशुचारण, खनन, प्रदूषण आदि। तो ये कुछ कारक हैं जो आपके अकाल के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें प्रबंधन का अभाव है, चाहे अनियंत्रित पशुचारण है, अत्यधिक जल का दोहन है, खनन है, प्रदूषण है। नेक्स्ट आता है बाढ़। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का संबंध अतिवृष्टि से है। जब अत्यधिक वर्षा के कारण जल अपने प्रवाह मार्ग जैसे नदी, नाला आदि में नहीं बहकर तटबंधों को तोड़ता हुआ विस्तृत भूभाग को जलमग्न कर देता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण बाढ़ों से अत्यधिक हानि होती है। अगस्त 2008 में कोसी नदी के मार्ग बदलने से बिहार में बाढ़ से भयंकर तबाही हुई थी। विश्व का 3.51% भूभाग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ 19.5% जनसंख्या निवास करती है। बाढ़ से प्रभावित होती है। बाढ़ से पर्यावरण को क्षति पहुँचती है। मृदा अपरदन अत्यधिक होता है। जल प्लावित क्षेत्रों में वनस्पति एवं प्राणियों को भी हानि होती है। प्रतिवर्ष बाढ़ से अधिवासों, सड़कों, रेल मार्गों, पुलों, फसलों को हानि होती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में महामारियाँ तेजी से फैलती हैं। बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्र विश्वव्यापी हैं। मिसिसिपी, मिसौरी, यांग, सिक्किम, इरावदी, नाइजर, सिंधु, दजला, प्राग, ब्रह्मपुत्र,
आदि नदियों में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। सामान्यतः नदियों के निचले मैदानों डेल्टा प्रदेशों में बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है। अल्प समय में अधिक वर्षा के कारण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में बाढ़ की समस्या अधिक रहती है। बांग्लादेश का अधिकांश धरातल निम्न होने के कारण प्रतिवर्ष ही बाढ़ग्रस्त रहता है। भारत में भी विश्व के ऐसे देशों में सम्मिलित है जहाँ प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में बाढ़ आती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। घाघरा, गंडक, कोसी, सोन व दामोदर नदियाँ अपने भीषण बाढ़ों के लिए जानी जाती हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक प्रकोप है जिसके लिए भारी व असमान वर्षा, हिमखंडों का पिघलना, अपरदित मिट्टी गाद के रूप में नदी तलहटी में जमाव, नदियों के घुमावदार मोड़, भूकंप आदि कारक उत्तरदायी हैं। किंतु यह एक मानवजन संकट भी है। इसके लिए मानव द्वारा नदियों के मार्ग में निर्माण कार्य, वनों की कटाई, तटबंधों का निर्माण आदि कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो एक तो पेड़ वनस्पति का नष्ट हो जाना इसके लिए उत्तरदायी है, वनों का कटाई है, या नदियों के मार्ग में निर्माण कार्य जो बहाव क्षेत्र है उनको लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है, तो जिससे पानी उन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में फैल जाता है। तीसरा जो अवनवीनीकरण का कारण है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण भूमि के अनुपजाऊ हो जाने की एक प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय क्रियाकलापों से उपजाऊ एवं अमरुस्थलीय भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी होती है। पर्याप्त नमी के अभाव में इन क्षेत्रों में वनस्पति लगभग अनुपस्थित रहती है। वायु द्वारा निरंतर अपरदन होता रहता है। भूमि की लवणता बढ़ जाती है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य हो जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता बहुत कम रह जाती है। अनेक ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जो किसी समय अनाच्छादित थे। उदाहरण दजला एवं प्रात नदी घाटियों का क्षेत्र, थार का मरुस्थल भी वैदिक काल में सरस्वती नदी का प्रभाव क्षेत्र, जो हमारे राजस्थान का पश्चिम भाग है, यहाँ पर कभी नदियाँ थी और आज वो मरुस्थल क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। विश्व के लगभग 1/3 क्षेत्र पर मरुस्थलों का विस्तार है। सहारा, कालाहारी, अरब, थार, गोबी, ऑस्ट्रेलिया, अटाकामा, तकलामकान, नामीब, सोमाली आदि प्रमुख मरुस्थल हैं जो प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से फैलते जा रहे हैं। भारत में 12.13% भूभाग शुष्क मरुस्थल तथा 29.17% भाग अर्ध मरुस्थल है। थार का मरुस्थल इनमें सबसे बड़ा है। उगते रेतीले टेबे, धूल भरी आंधियाँ, बहुत कम वर्षा, झुलसाने वाली गर्मी, वनस्पति का अभाव थार मरुस्थल पर्यावरण की विशेषता है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के कारण अनेक उत्तर पूर्वी दिशा में इसके बढ़ने से अनेक प्रमाण मिलते हैं। वायु के द्वारा बालू के नीचे नवीन क्षेत्रों में जमाव, अत्यधिक पशुचारण, वन विनाश, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका प्रसार हो रहा है। मरुस्थलीकरण संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की एक प्रमुख समस्या है। इसके लिए अनेक प्राकृतिक एवं मानवीय कारक उत्तरदायी हैं। कम वर्षा, भूमि एवं जल का खारापन, जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, अनियंत्रित पशुचारण, खनन गतिविधियाँ, मृदा अपरदन, औद्योगिक प्रदूषण, आणविक परीक्षण आदि प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार मानवीय कारकों से विश्व का 1,530,00,000 वर्ग किमी क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो गया है। जो मानवीय कारक, चाहे उसमें पशुचारण है, चाहे आपके पेड़ों का काटना है, तो या आपके लिए निर्माण कार्यों के लिए उन्हें का हटाना है, तो इस कारण से मरुस्थलों का प्रसार मानवीय कारकों से होता जा रहा है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के द्वारा किस प्रकार पर्यावरण अवनवन हो रहा है। भूपटल की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। कुछ आपके फीट 2 से 3 फीट की मोटाई होती है, उसको हम मृदा कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समस्त जीवधारी मृदा पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उसी पर वनस्पति उगती है और उस वनस्पति को उस पर जीव मानव सारे निर्भर रहते हैं। मानव सभ्यता का विकास सर्वप्रथम उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में हुआ था। आज विश्व के सभी भागों में मृदा अपरदन की समस्या दिखाई देती है। प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, वायु, हिम द्वारा मृदा कटाव, जो मृदा निर्माण प्रक्रमों की अपेक्षा तीव्र होता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के कण विभिन्न कारणों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक सीमा तक मृदा अपरदन से पर्यावरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु मृदा अपरदन की तीव्रता से पर्यावरण का ह्रास होने लगता है। पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में मृदा आधार तत्व है के रूप में होती है। मृदा पर वनस्पति विकसित होती है तथा वनस्पति विभिन्न जीव जंतु निर्भर हैं। मृदा की गुणवत्ता उसमें निहित जीवाश्म, खनिज लवण तथा जल की मात्रा पर निर्भर होती है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारक सम्मिलित हैं। इसमें मृदा की संरचना, नदी मार्ग परिवर्तन, ढाल की बनावट, वर्षा का वेग, वनस्पति विनाश, कृषि पद्धतियाँ, पशुचारण, सड़क एवं अन्य निर्माण कार्य, खनन इत्यादि प्रमुख हैं। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों में वायु, हिमानी तथा जल सम्मिलित हैं। वायु द्वारा मृदा अपरदन शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है। हिमानी द्वारा अपरदन मात्र हिमाच्छादित क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। जल द्वारा अपरदन सर्वाधिक हानिकारक तथा व्यापक होता है। मृदा अपरदन का प्रभाव उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ ढाल की तीव्रता, ये अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जहाँ ढाल तीव्र होगा, ज़्यादा सीट इरोजन होगा। वर्षा की अधिकता तथा वनस्पति की कम, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी और वनस्पति कम होगी तो तेज़ी से मिट्टी कटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी और पश्चिम भाग, मेक्सिको, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, मध्य पूर्व, मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन में यांगटीसी क्षेत्र, बलूचिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आदि मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। भारत में हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है। मृदा अपरदन पर्यावरण ह्रास का प्रमुख कारण है। इसके अनेक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। मृदा अपरदन से भूमि की उर्वरता घट जाती है। धरातल पर गर्त, नालियाँ, बीहड़ बन जाते हैं। भूमि बंजर होने लगती है। रेतीले प्रदेशों का तेजी से विस्तार होने लगता है। बाढ़ एवं सूखे के प्रकोपों में वृद्धि होती है। झील एवं बांधों में गाद भरने से इसकी आयु घटती है। वनस्पति आवरण समाप्त हो जाता है तथा वन्य प्राणियों की संख्या घटती जाती है। इससे भूस्खलन भी बढ़ते जाते हैं। उपजाऊ मृदा के अभाव में कृषि उत्पादन में कमी आती है। खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है। इन्हीं दुष्परिणामों के कारण विद्वानों ने मृदा अपरदन को भूमि के लिए रेंगती हुई मृत्यु के से इसको संबोधित किया है। तो मृदा अपरदन भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण अवनयन के लिए उत्तरदायी कारक, भौतिक कारक बनता है। नेक्स्ट आता है भूकंप। भूकंप एक विनाशकारी एवं आकस्मिक प्राकृतिक घटना है जिसके आगे आज भी मानव तथा विज्ञान असहाय है। यह क्या है, घटने वाली इस प्राकृतिक आपदा से अत्यधिक विनाश होता है। जहाँ ज्वालामुखी का प्रभाव मात्र घटना स्थल के आसपास रहता है, वहीं भूकंपीय तरंगों का घातक प्रभाव हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक आंका गया है। भूकंप के झटकों से कुछ ही क्षणों में लाखों प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विश्व के प्राकृतिक प्रकोपों से मरने वालों में 13% मौतें भूकंप से होती हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष औसतन 10,000 लोग भूकंप से मरते हैं। भूकंप के प्रभाव से समुद्रों में उठने वाली सुनामी लहरों से तटवर्ती भागों में अपार जनधन की हानि होती है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूकंप से सर्वाधिक विनाश होता है। भूकंपीय झटकों से भवन, रेल मार्ग, सड़क, पुल, बांध, कारखानों आदि को हानि पहुंचती है। भूकंपीय कंपनों से धरातल में उत्थान, अवतरण, दरार पड़ना, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। घरों, कारखानों, खानों में कभी कभी इसके कारण आग लगने से भीषण अग्निकांड हो जाते हैं। इस प्रकार भूकंप से पर्यावरण को अत्यधिक हानि होती है। भूकंप की उत्पत्ति भूगर्भ की विवर्तनिक टेक्टोनिक जो इवेंट्स हैं, घटनाओं के कारण होती हैं, जिसमें जल एवं वाष्प,
गैसों की क्रियाशीलता, ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंश एवं संपीड़न, विवर्तनिक प्लेटों का टकराना आदि प्रमुख हैं। विगत कुछ दशकों में दृढ़ भूखंडों में आए भूकंपों के अध्ययन के आधार पर कुछ विद्वान मानव निर्मित विशाल बांधों से उत्पन्न जल दबाव को भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में बड़ा बांध बन जाता है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होने से उस पर दबाव बढ़ जाता है उस क्षेत्र पर, और फिर इसके बाद में अंदर जो पदार्थ रिप्लेस होते हैं, संतुलन कायम होता है, तो उससे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में महाराष्ट्र के कोयना बांध तथा मिस्र में आसवान बांध के निकटवर्ती क्षेत्रों में आए भूकंप इसी की ओर इंगित करते हैं कि ये बांध निर्माण के कारण उत्पन्न हुए थे। खनन क्षेत्रों में किए जाने वाले भारी विस्फोट, आणविक विस्फोट भी सीमित क्षेत्र में भूकंप के कारण बनते हैं। विश्व में भूकंप का प्रकोप 3 क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है: प्रशांत महासागर का अमेरिकी व एशियाई तट, आल्प्स से लेकर हिमालय तक फैली मध्य महाद्वीपीय पेटी, और पश्चिम द्वीप समूह के निकट मध्य अटलांटिक पेटी। भारत में सर्वाधिक भूकंप हिमालय क्षेत्र में आते हैं, किंतु कोयना, लातूर, जबलपुर के भूकंपों के कारण पठारी भाग भी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हो गए हैं। उत्तरी मैदानी भाग भूकंप के सामान्य प्रभाव क्षेत्र में आता है, और भारत में विगत दशकों में भूकंपों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई है। आजकल हर महीने में कई बार, एक महीने में कई बार भी भूकंपों को महसूस किया गया है। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के समान ही ये भी इतनी तीव्र एवं आकस्मिक रूप से घटती है कि भूपृष्ठ पर तत्काल इसका विनाशकारी प्रभाव दिखाई देता है। इसमें भूगर्भ से अत्यधिक ऊंचे तापमान पर लावा, गैस, राख आदि पदार्थ तीव्र गति से विस्फोट के साथ निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से जीव जंतु, वनस्पति, मानव, भवन, सड़क, खेत आदि को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। सर्वाधिक प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसीय पदार्थों से होता है: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिन, नाइट्रोजन, अमोनिया, अन्य अमोनिया प्रभाव वाली जहरीली गैसें निकलकर वायुमंडल में फैल जाती हैं। धुआं तथा राख के महीन कण वातावरण में फैल जाने से दृश्यता प्रभावित होती है तथा प्राणियों के लिए सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। गैसों के प्रभाव से निकटवर्ती क्षेत्रों की वनस्पति, पशु पक्षी एवं मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विस्फोट के कुछ समय बाद गैस एवं राख मिश्रित अम्लीय वर्षा से भूमि पर दलदली प्रभाव होता है, जिससे बची हुई वनस्पति नष्ट हो जाती है। 1902 में पश्चिम द्वीप समूह के मार्टिनिक ज्वालामुखी से निकली वैसे गैस से पारी नगर में 30,000 व्यक्ति तुरंत मर गए। समस्त खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं कार्बनयुक्त हो गई। 1783 में आइसलैंड के स्केटर जोकर ज्वालामुखी उद्गार से लगभग 10,000 व्यक्ति, 2 लाख भेड़ें, 28,000 घोड़े और कई अन्य जीव मारे गए। समुद्रों में ज्वालामुखी उद्गार होने पर असंख्य समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार भी पर्यावरण ह्रास का कारण है। ज्वालामुखी क्रिया का संबंध भूगर्भीय हलचलों से होता है। पृथ्वी के आंतरिक तापमान में वृद्धि, रेडियोधर्मी विखंडन, जलवाष्प की उत्पत्ति, भूकंप आदि कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। विश्व के लगभग 500 जागृत ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी का वितरण 3 प्रमुख पेटियां हैं: प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, यूरेशिया व अफ्रीका के नवीन मोड़वार पर्वतों का क्षेत्र तथा अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। भारत में आधुनिक काल में मात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। भूकंप के समान ज्वालामुखी क्रिया पर भी मानव का नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट है तूफान। तूफान या चक्रवात जैसी आपदाओं में पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचती है। वायुमंडल की सामान्य दशाओं में एकाएक परिवर्तन के कारण तूफान आते हैं। इसके कारण चलने वाली प्रचंड हवाओं, भारी वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर विनाश होता है। इन्हें विश्व के विभिन्न भागों में टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन आदि नामों से जानते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान, चिली, अर्जेंटीना, चीन में अत्यधिक हानि होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्र तूफानों से एशिया में भारत, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस आदि देशों तथा मध्य अमेरिका के द्वीप समूह में अत्यधिक विनाश होता है। इसके कारण समुद्री तूफान भी जन्म देते हैं, जिससे समुद्र तटीय भागों में 25 से 30 के भीतर तक क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं।
इससे जनधन की अपार क्षति होती है। लवणयुक्त समुद्री जल में डूबने के कारण तटवर्ती भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। 1970 में बांग्लादेश में आए विश्व इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवाती तूफान ने 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई व करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। 1990 में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों में आए तूफान से 1000 व्यक्ति और 90,000 मवेशी मारे गए। 3 लाख लोग बेघर हो गए, हजारों हेक्टेयर भूमि बंजर हो गई और 100 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। और हर दूसरे तीसरे वर्ष में अभी भी ये तूफान आते रहते हैं और इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। नेक्स्ट आता है वन अग्नि। वनों में लगने वाली आग भी पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। इसके लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारक उत्तरदायी हैं। वन अग्नि न केवल पेड़ पौधे वन जीव जलते हैं अपितु मृदा की सूक्ष्म जीवों को भी हानि होती है। वनों में लगने वाली आग पर नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन कार्य होता है। अतः कभी कभी हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाते हैं। सूखा आकार पड़ने पर वन अग्नि की तीव्रता और बढ़ जाती है। इससे बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। विगत वर्षों में हिमालय क्षेत्र में वनों में आग लगी, वनों से बड़ा भाग नष्ट हुआ। 1993 में मलेशिया, इंडोनेशिया में भी भयानक आग लगी थी। वनों में लगी आग से धुआं छाने के कारण वायुयानों में उड़ानें कई दिनों तक स्थगित करनी पड़ी। इस प्रकार वन अग्नि से भी पर्यावरण ह्रास का एक कारण है। भारत में कुमाई गढ़वाल में 1995 में दावा अग्नि के कारण 8,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नष्ट हो गए थे। आज भी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में आग लगी हुई है जिसको वो नियंत्रित नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ भौतिक या प्राकृतिक कारक थे जो कि पर्यावरणीय अवनयन या उसकी गुणवत्ता नष्ट करने में सहायक होते हैं, जिसको हम प्राकृतिक अवनयन की श्रेणी में रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।